नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी की आरोह भाग 2 के दूसरे पाठ आलोक धनवा की पतंग के दूसरे भाग की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लेखक आलोक धनवा के बारे में पढ़ा था और ये पाठ प्रवेश भी पढ़ा था। और पतंग के इस कविता को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग ये था जिसमें सावन चला जाता है, भादो चला जाता है, उसके बाद खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरे वाला शरद का महीना आता है, जिसमें कि मानवीकरण अलंकार हैं। वह पुलों को पार करते हुए, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाता है और आकाश को इतना मुलायम बना देता है, इतना अवसर प्रदान करता है कि उनकी पतंग ऊपर उठ सके। पतंग प्रतीक है उनकी मनोकामनाओं का, उनकी इच्छाओं का, उनके संकल्पों का। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसका विशेष द्रष्टव्य पिछले वीडियो में ही है, अभी मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम अगले भाग को पढ़ते हैं। इस कविता में मुक्तक छंद है, इसलिए इसमें लय अन्य कविताओं की तरह से नहीं बनती है। पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्या होता है? कपास होती है रुई। अब बच्चे अपने साथ जन्म से ही रुई लाते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ कपास का अर्थ है सॉफ्टनेस, रुई जैसी सॉफ्टनेस। इसको लक्षणा कहते हैं। जब शब्द का अर्थ सीधा नहीं निकलता और उससे संबंधित अन्य अर्थ निकालते हैं तो वो लक्षणा होती है। तो यह लक्षणा है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ सॉफ्टनेस लाते हैं, नरमी लाते हैं, लोच लाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि बहुत ज़्यादा। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और वो इतने कोमल होते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी कोमलता को छूने के लिए, उनके बेचैन पैरों को छूने के लिए, उनके चंचल पैरों के पास धरती भी घूमती हुई आती है। अब धरती घूमती हुई आती है, अब इसमें जड़ में मानवीय चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार आएगा। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे बच्चे बेसुध होकर के दौड़ते हैं, बेसुध मतलब बिना ध्यान के दौड़ते हैं, तो छतों को भी नरम बनाते हुए, तो ये ऐसे दौड़ते हैं कि वो छतों को भी नरम बना देते हैं। अब छतों को नरम बनाने का मतलब, छतें तो कठोर होती हैं, तो उनको इतनी बेचैनी होती है पतंग उड़ाने की कि वो छतों की कठोरता को भी कुछ नहीं समझते और उनको तो ऐसा लगता है कि वो कुछ है ही नहीं, तो छतें भी नरम सी हो जाती हैं। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग क्या है? एक वाद्य यंत्र होता है, या ढोल मान लीजिए। जिस तरह से ढोल से अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं, मधुर मीठी आवाज़ें आती हैं, ऐसे ही वो अपनी दिशाओं में, जो दिशाएं होती हैं, वैसे 4 दिशाएं होती हैं, पर और उनके उपभागों को मान करके 8 और ऊपर नीचे 10 दिशाएं भी होती हैं। तो 10 दिशाओं को वाद्य यंत्र की तरह से बजाते हैं, अर्थात उसमें एक मीठा स्वर पैदा करते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं और जब वो पतंग उड़ाने के लिए हिरण के बच्चे की तरह से उछल कूद करते हुए आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जैसे डाल लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबल बेग से, लचीले बेग से डाल की तरह से जब अक्सर आते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक, तो पतंग को उड़ाते उड़ाते वो छत के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। कई बार आपने देखा हो, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो दूसरे लोग दूर से कहते हैं, अरे ध्यान से चलाना, ध्यान से देख किन छत से गिर जाएगा, लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, वो खुशी ढूंढ रहे होते हैं, वो अपने संकल्पों को ऊपर उड़ा रहे होते हैं। उस समय गिराने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो उस समय जो उनके शरीर के अंदर जो रोमांच होता है, उस समय जो ध्येय निष्ठता होती है, जो एकाग्रचित्ता होती है, पतंग के प्रति जो समर्पण होता है और उनका जो उत्साह होता है, वही उसको बचाता है।
आपने देखा होगा कितने बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पर उनमें से कोई विरला ही बच्चा कभी गिरता है, क्योंकि उनका शरीर के अंदर का जो रोमांच है वो उनको खतरों से खेलने के लिए प्रेरित करता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे से, और उनका सारा ध्यान पतंग की ऊंचाई पर होता है। तो उस समय ऐसा लगता है कि महज मतलब केवल ऐसा लगता है कि एक धागे के सहारे से ही बच्चों को पकड़ रखा है उस पतंग ने। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जैसे जैसे पतंग उड़ती है वैसे वैसे वे भी हलचल करते हैं या वो खुश होते हैं। जितनी देर पतंग ऊपर जाती रहती है वो भी उतने देर खुश होते हैं। साथ साथ में पुनरुक्ति अलंकार, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जैसे रंध्र मतलब छेद है ना, जैसे छेद पर बंधे हुए धागे के सहारे पतंग ऊंची से ऊंची जाती है, वैसे वो बच्चे भी अपने विचारों से, अपनी इच्छा शक्ति से पतंगों के साथ साथ वही भी ऊंचे उड़ते हैं। इस चित्र में देखिए बच्चे ऐसे खड़े होकर के भी पतंग उड़ाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वो लगता है कि वो गिरने वाले हैं और बच जाते हैं, और मान के चलो बच गए, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मान के चलो वो खतरनाक पतंग उड़ा रहे हैं और बच गए, तब तो वो और निडर हो जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है अब तो हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। फिर वो सुनहले सूरज के सामने फिर से आते हैं, मतलब अगले दिन फिर से आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और अगले दिन फिर धरती तेज सी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास, उनके चंचल पैरों के पास आती है। तो इसको और आप एक बार पढ़ लेंगे। आप इस खंड को लिखेंगे, इसके अर्थ को लिखेंगे और उसके भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखेंगे। भाव सौंदर्य में क्या है कि बच्चों की चंचलता को दिखाया गया है, जब वो बेचैन पैरों से बेसुध घूमते रहते हैं। और भी कई जगह बच्चों की चंचलता को दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि पतंग के सहारे वो उनकी कल्पनाएं भी उड़ती हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है पतंगों के सहारे। और तीसरा है कि बच्चे खतरे का सामना करते हैं और साहसी भी होते हैं। वो आपके इसमें आ रहा है कि बच्चे खतरों का भी सामना करते हैं और साहसी भी होते हैं। भाषा सौंदर्य में अगर हम देखें तो इसमें मानवीकरण अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। मानवीकरण अलंकार में जैसे पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों पर, धरती घूमती हुई आ रही है। तो आपको पता है कि जड़ में जब चेतनता का आरोप करते तो मानवीकरण होता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ भी मानवीकरण है। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उनको थाम लेती हैं, मतलब पतंगों की ऊंचाइयां उनको थामती हैं। अब ऊंचाई कैसे थाम सकती है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और इस पूरी कविता में खड़ी बोली है, मिश्रित शब्दावली है, इसमें तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द में जैसे देखिए मृदंग है, पृथ्वी है, संगीत है, दिशा है, और उर्दू के शब्द भी हैं इसमें, जैसे सिर्फ, महज, अक्सर, और उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग है। दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब दोनों हैं। दृश्य बिंब कहाँ है, दृश्य बिंब है आपका यहाँ पर, पृथ्वी घूमती हुई आती है जब वे दोनों, तो ऐसा लगता है धरती आ रही है हमारी आंखों के सामने, ये सीन हो रहा है, तो यहाँ दृश्य बिंब है। और श्रव्य बिंब है कि जो चित्र में ऐसा लगे हमारे कानों में सुनाई दे रहा है, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इस पूरे में मुक्तक छंद है और एक दो जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और गृह कार्य को पूरा करके मुझे बताएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।